माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के बीए पार्ट थर्ड के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए आज हम एक नया वीडियो तैयार कर रहे हैं और हम लोक प्रशासन के सेकंड पेपर भारत में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। हम भारत में स्थानीय प्रशासन का काफ़ी कोर्स लगभग 50% से ज़्यादा कोर्स हम कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम ग्राम सभा को समझेंगे। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, लोक प्रशासन के एसोसिएट प्रोफेसर, आज ग्राम सभा के संबंध में बात करने के लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले हम ग्राम सभा का संगठन समझते हैं। ग्राम सभा के संगठन के बारे में सामान्यतः वो विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो जानते होंगे, वरन वो ग्राम सभा के सदस्य भी होंगे। उसके बावजूद क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, तो अपने सिलेबस और अपने प्रश्न पत्र के दृष्टिगत रखते हुए हम ग्राम सभा को एकेडमिकली आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम सभा के संगठन में सबसे पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। एक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सभा का प्रावधान भारत के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। हम इस बात को यहाँ स्पष्ट कर लें कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और आज ग्राम सभा संवैधानिक संस्था है। यह संवैधानिक संशोधन ग्राम सभा को एक लोकतंत्र इकाई या लोक शक्ति के प्रतीक के रूप में मान्यता देता है। ग्राम सभा लोक शक्ति का प्रतीक है। 73वें संविधान संशोधन से पूर्व ग्राम सभा का संवैधानिक दर्जा नहीं था, ये संवैधानिक संस्था नहीं थी। यद्यपि 1959 में जब बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को लागू किया, उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्क निवासियों की एक बैठक का प्रावधान तो था, किंतु उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। यह संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन ने दिया है। ग्राम सभा के संगठन में अगली बात कि उस पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है, उसमें पंजीकृत निर्वाचक नामावली में जितने भी व्यक्तियों का नाम है वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सामान्य भाषा में इस बात को समझें तो हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं, जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है, वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट, संबंधित ग्राम पंचायत के जितने भी पंच हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य हैं। आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव में ग्राम पंचायत क्षेत्र को वार्ड्स में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड का एक पंच होता है, तो जितने भी निर्वाचित पंच है वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है वह ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा की आप जानते हैं किसी भी कोई भी बैठक हो, कोई भी सभा सम्मेलन आयोजित हो तो उसका एक अध्यक्ष जरूर होता है। तो ग्राम सभा का अध्यक्ष वही होगा जो कि उस ग्राम पंचायत का सरपंच है। फिर ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो ग्राम सभा के सचिव संबंधी सहायता प्रदान करता है। जब कभी भी ग्राम सभा की मीटिंग होती है तो उस ग्राम सभा की मीटिंग में किन विषयों पर चर्चा की गई, ग्राम सभा की मीटिंग में किस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करने हैं, किन योजनाओं पर बात करनी है, ये सारे लिखने का कार्य, सारी सूचना संग्रहित करने का कार्य सचिव के द्वारा किया जाता है और इस कार्य को हम कहते हैं सचिव संबंधी कार्य। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, तो जो ग्राम पंचायत का सचिव होगा वही ग्राम सभा में भी सचिव के तौर पर कार्य करेगा। और इस बिंदु को हम समझ ही चुके हैं कि ग्राम सभा को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो ग्राम सभा के संगठन में सारे मतदाता शामिल है, पंच शामिल है, सरपंच शामिल है और सचिव शामिल है। ये ग्राम सभा का संगठन। हम अपने इस बात को आगे बढ़ाते हुए ग्राम सभा के संगठन के बाद हम देखते हैं ग्राम सभा की बैठक के बारे में क्या प्रावधान है।
भारत में प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत है। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति के बाद पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। ये हम अपने पिछले वीडियोज में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया और उसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा की व्यवस्था की गई। अब इस ग्राम सभा की बैठक के बारे में क्या प्रावधान रखा गया? भारत के अलग अलग क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक को लेकर अलग अलग प्रावधान है। सामान्यतः भारत में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ग्राम सभा की बैठक होगी और कुछ राज्यों में ग्राम सभा की ये बैठक 4 बार भी होती है। जब हम वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष का तात्पर्य हुआ अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष है उसमें कम से कम एक बार ग्राम सभा की बैठक जरूर होगी और ज्यादा से ज्यादा 4 बार ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। यहाँ हम एक बात और स्पष्ट कर दे जो इन पॉइंट्स में लिखी नहीं है किंतु आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि 4 बार से ज्यादा ग्राम सभा की बैठक नहीं हो सकती। अगर ग्राम सभा के कुल सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? जो उस ग्राम पंचायत के मतदाता है। इनमें से 1/10 से अधिक सदस्य अगर लिखित में अनुरोध कर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलानी है, तो 15 दिन के भीतर एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ये ग्राम सभा की बैठक को लेकर एक प्रावधान हुआ। ओडिशा, जो पहले उड़ीसा कहा जाता था, ओडिशा एक ऐसा राज्य है जिसकी ग्राम सभा की बैठक वर्ष में केवल एक बार आयोजित की जाती है। राजस्थान में कुछ वर्षों पहले मतलब 2001 के पहले ग्राम सभा की साल में 2 बैठकें आयोजित होती थी, किंतु 2001 से ग्राम पंचायतों पर यह दायित्व डाला गया है कि वह वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठकें आयोजित करें। अब ये 4 बैठकें आयोजित हो रही है या नहीं हो रही है और इन बैठकों को आयोजित करने में क्या समस्याएं हैं, इनको हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना देखें कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ग्राम सभा की बैठक होती है और कुछ राज्यों में जैसे कि राजस्थान में 4 बार बैठकों का प्रावधान भी मिलता है। ग्राम सभा की जो बैठक है उसकी सूचना 15 दिन पहले दी जानी चाहिए। 15 दिन पहले ये सूचना प्रसारित होनी चाहिए ग्रामीणों के बीच में कि अमुक दिन ग्राम सभा की बैठक होगी, ताकि उस दिन ग्रामीण ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हो सके। ग्राम सभा की बैठक की बात हमने की, उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि ग्राम सभा काम क्या करती है, ग्राम सभा के कार्य और ग्राम सभा की शक्तियां। तो ग्राम सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है योजना निर्माण में सहायता करना। जितनी बात हम समझ चुके हैं उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ग्राम सभा में उस गांव के सारे सदस्य, सारे ग्रामीण होते हैं। अब मतदाता सूची में किसका नाम होगा? जो 18 वर्ष से ऊपर होगा। तो सारे वयस्क ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो उनको पता है कि हमारे गांव के विकास के लिए किस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है। ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं, तो ग्राम सभा में जब ग्रामीण एकत्रित होते हैं तो वह योजना निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। सहायता कैसे प्रदान करते हैं? वो अपनी मांग रखते हैं कि हमें इस विषय पर योजना निर्माण करनी चाहिए। इस योजना निर्माण में अगर कोई समस्याएं आ रही है तो ग्रामीण अपने क्षेत्रीय ज्ञान के आधार पर उन समस्याओं का क्या निराकरण हो सकता है, इस बारे में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो योजना बनाने में सहायता प्रदान करना ग्राम सभा का कार्य है। फिर पंचायत क्षेत्र में जितने भी कार्य चलाए जा रहे हैं उनकी प्रगति पर ग्राम सभा के द्वारा दृष्टि रखी जाती है। ग्राम सभा के द्वारा दृष्टि रखे जाने का तात्पर्य ये है कि जो कार्य पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या वह कार्य निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं? जैसे बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो क्या बिल्डिंग बनाने में गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है?
अगर शिक्षण संस्था चलाई जा रही है तो क्या शिक्षक उपस्थित हैं समय पर, विद्यार्थी आ रहे हैं? तो इस पर पंचायत क्षेत्र के जितने भी कार्य हो रहे हैं उन पर ग्रामीण या ग्राम सभा के सदस्य दृष्टि रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि वो कार्य जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य की को प्राप्त करते हुए उसका संचालन हो। ग्रामीण विकास और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, ये भी ग्राम सभा की शक्ति है कि ग्रामीण विकास के जो कार्य, ग्रामीण विकास के क्या कार्य होंगे, जैसे कृषि का विकास करना ग्रामीण विकास में है, सड़कों का निर्माण या विद्युतीकरण, आगे हम और पढ़ते रहेंगे इन बातों को। ये ग्रामीण विकास के कार्य है ताकि ग्रामीणों का जीवन सुविधाजनक हो सके। जिन समस्याओं से जूझते हुए ग्रामीण अपने विकास से वंचित रहे हैं, उन समस्याओं को दूर करना ग्रामीण विकास के लिए परम आवश्यक है। तो ग्राम सभा का यह दायित्व है कि ग्राम सभा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करे, इसके साथ पोषाहार कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित करना। आप में से जो विद्यार्थी ग्रामीण समाज से हैं वो जानते होंगे कि हमारी सरकार पोषाहार कार्यक्रम चलाती है। ये पोषाहार कार्यक्रम आपको 2 स्तर पर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो विद्यालयों में पोषाहार वितरित किया जाता है। अब तो मिड डे मील है, भोजन वहीं पकाया जाता है और ताज़ा भोजन बच्चों को खिलाया जाता है ताकि उनमें कुपोषण ना हो सके और बच्चों को पोषण तत्वों से भरपूर भोजन प्राप्त हो सके। एक दूसरा पोषाहार कार्यक्रम आंगनवाड़ी में भी चलाया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाया जाता है, जहां गर्भवती स्त्रियों को पोषाहार दिया जाता है, छोटे बच्चों को बालवाड़ियों में के माध्यम से पोषाहार दिया जाता है। तो ये पोषाहार कार्यक्रम ठीक ढंग से संचालित हो, ये देखना ग्राम सभा का दायित्व है। सामुदायिक विकास हेतु श्रमदान कार्यक्रम चलाना भी ग्राम सभा का कार्यक्रम है। सामुदायिक विकास अर्थात ऐसा कार्य जिससे कि सबका विकास है। जैसे सड़क निर्माण करना है तो सड़क निर्माण के लिए श्रमदान किया जा सकता है, या कहीं कुआं खोदना है, बावड़ी खोदनी है, या किसी टूटी हुई इमारत को ठीक करना है। ये जो कार्य है इसके लिए श्रमदान को प्रोत्साहित करना और सब मिलकर श्रमदान करके ग्रामीण विकास के लिए, सामुदायिक विकास के लिए कार्य करना, यह भी ग्राम सभा का कार्य है। नेक्स्ट, ग्रामीण समाज में सहयोग और सद्भाव बनाए रखना। यद्यपि भारत का ग्रामीण समाज अपने सद्भाव के लिए जाना जाता है, किंतु विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण समाज में भी कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घटने लगी है, चाहे वह जाति के आधार पर हो या संप्रदाय के आधार पर हो। ग्रामीण समाज का सहयोग कहीं कहीं, सब जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं कम होने लगा है। तो ग्राम सभा का यह दायित्व है कि ग्राम सभा परस्पर ग्रामीणों में सहयोग और सद्भाव बनाए रखने का पूरा प्रयास करे। संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार की कटुता न आए, जातिगत आधार पर ऊंच नीच की भावना न आए, सारे त्योहार मिलजुल कर प्रेम से, भाईचारे से मनाए जाएं, ये सद्भाव बनाए रखना ग्राम सभा का कार्य है। नेक्स्ट, लघु जल योजनाओं का निर्माण और प्रबंधन करना। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ, विशेषकर राजस्थान की बात हम करें तो राजस्थान में अकाल की स्थिति ज़्यादा रहती है। हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है, वर्षा कम होती है। तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा का यह दायित्व है कि ग्राम सभा ऐसे छोटे छोटे योजनाओं, जल योजनाओं का निर्माण करे, उनका प्रबंधन करे, ताकि ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का समाधान हो सके, पेयजल की समस्या के कारण को ज्यादा जूझना ना पड़े। आपने बहुत सारे ऐसे चित्र देखे होंगे, ऐसे दृश्य देखे होंगे कि ग्रामीण महिलाएं काफी दूर पैदल चलकर पेयजल की व्यवस्था करती है, अपने घर में पानी भर कर लाती है। बहुत कॉमन फैक्टर है ये। तो ग्राम सभा का ये दायित्व है कि किस प्रकार जल प्रबंधन को सुगम किया जा सके, घरों तक पानी पहुंचाया जा सके, या कम दूरी पर हैंडपंप का निर्माण किया जा सके। ये जल प्रबंधन की योजनाओं को देखना ग्राम सभा का कार्य है।
सामाजिक संस्थाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखना। बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ जिसको हम कहते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी ग्रामीण समाज के लिए कार्य करती हैं। सरकार से इन्हें अनुदान प्राप्त होता है। तो ग्राम सभा का ये कार्य है, ग्राम सभा की शक्ति है कि ग्राम सभा एक कंट्रोल रखे इन संस्थाओं के कार्यों पर, ताकि ये संस्थाएं जिस उद्देश्य के लिए गठित की गई है उन उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें। ऐसा नहीं हो कि जिन उद्देश्यों के लिए सरकार इन संस्थाओं को अनुदान दे रही है उन उद्देश्यों के इतर अतिरिक्त ये उस धन का दुरुपयोग करे। तो ग्रामीणों का ये दायित्व है, ग्राम सभा का ये दायित्व है कि ग्राम सभा सामाजिक संस्थाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखे। और जनजातियों के उत्थान का प्रयास भी ग्राम सभा को करना चाहिए। हमारे देश में जनजातियां अपने रूढ़िगत व्यवस्था में ज्यादा रहती है। रूढ़िगत व्यवस्था में रहना गलत नहीं है। रूढ़िगत व्यवस्था में रहना, अपनी परंपराओं को मानते रहना, अपने संस्कारों को जीना, ये एक अलग सांस्कृतिक मूल्य है। लेकिन उनका निर्वहन करते हुए भी प्रगति करना यह भी जरूरी है। तो ग्राम सभा का ये दायित्व है कि ग्राम सभा अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के उत्थान के लिए प्रयास करते रहे। इस प्रकार ग्राम सभा महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी हुई संस्था है और ग्राम सभा को इन दायित्वों का निर्वहन करते रहना चाहिए ताकि ग्रामीण समाज का